बिलीव रहा कि चीज़ें मेहनत करके बेटर करी जा सकती हैं, तो उस बेटर ऑफ द प्रोसेस में मैं लगा रहा। हाँ राइट सर। चीज़ों पे होता है कि गलतियां होती हैं हर एक इंसान से, तो गलतियां थी, जैसे हम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले थोड़ा इग्नोर करते रहे, उनको थोड़ा कम देखते थे, पढ़ते रहते थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ना एक की रहता है। प्रोसेस में जब आ रहे हो तो प्रोसेस को एंजॉय करना, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक प्रोसेस, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे लाइफ में पूरी में, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करके ही आगे बढ़ें, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने जब प्रोसेस में अपना 100% दिया था तो आई वॉज लाइक सेटिस्फाइड विद द थिंग कि मैंने अपनी तरफ से कर दिया। अब ऊपर वाले की या जिस भी कारण मैं नहीं हो पाया हूँ, तो अब मुझे आगे बढ़ना है इससे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ है रजत सर, जो कि मोस्ट वायरल पर्सन रहे हैं यूपीएससी रिजल्ट के बाद। जैसे कि टॉपर भी नहीं रहे, उनसे ज़्यादा इनको ये वायरल रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इन्होंने एक ट्विटर पर ट्वीट किया था कि इनके 10 साल राख में चले गए या फिर राख हो गए। फिर इन्होंने लिखा है लास्ट में स्टिल आई राइज। तो सर की जो जर्नी थी, इन्होंने 6 अटैम्प्ट दिए हैं, 10 ईयर कम से कम अपनी प्रिपरेशन में दिया है। तो सर की हम जर्नी जानेंगे कि कैसी उनकी जर्नी रही और वो स्टे मोटिवेट कैसे रहे इतनी लंबी जर्नी में, और आगे उनके फ्यूचर प्लान क्या हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इनको एक मोटिवेशन के रूप में देख रहे हैं कि इतने टाइम तक एक कैंडिडेट लगा रहा, असफलताएं मिलती रहीं, फिर भी लगा रहा, और फिर असफलताओं के बाद भी कहीं ना कहीं एक आस लगा रखी है कि कहीं ना कहीं वो सक्सेस मिलेगी, यूपीएससी नहीं तो कोई और दूसरे फील्ड में। तो इनसे हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम है रजत संब्याल। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। 2015 में मैं पास आउट हुआ था। उससे पहले मेरी स्कूलिंग जम्मू से रही है, महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज स्कूल नागबनी जम्मू से। तो उसके बाद मैं यूपीएससी प्रिपरेशन 2015 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, स्टार्ट करी है। ओके, सो यूपीएससी के बारे में आपने कब से सोचा था सर? जब सेकेंड ईयर कॉलेज में थे तो उधर कुछ फ्रेंड्स मिले जिनके ऑलरेडी माइंड में था यूपीएससी से रिलेटेड, वो प्रिपरेशंस का देख रहे थे। तो उनके कंटैक्ट में जब मैं आया तो मैंने देखा कि रोज़ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जुड़ने को मिल रहा है, कुछ दुनिया के बारे में पता लग रहा है, डिफरेंट एरियाज़ के बारे में पता लग रहा है। तो बीइंग ए एंथुसियास्टिक, थोड़ा लर्निंग की तरफ मेरा हमेशा रहा, तो उस कारण मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरफ इंक्लाइन हुआ। ओके, सो नॉर्मली सर यूपीएससी प्रिपरेशन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल या फिर अनसर्टेन है, जैसे कि आपके साथ भी हुआ अगर देखा जाए। तो सर नॉर्मली जब स्टूडेंट प्रिपरेशन में आता है तो सोचता है कि यार मेरा नहीं होगा तो क्या करूँगा। तो उस टाइम पे आप कुछ ऐसे बी प्लान के बारे में सोच रहे थे, या फिर जब आपने प्रिपरेशन की तो एक नॉर्मल कि हाँ ठीक है हो जाएगा? स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करी तब तो आप यही देख रहे होते हो कि प्रोसेस में क्या है, आपको मज़ा आ रहा होता है पढ़ने में, तो आप नई नई चीज़ें पढ़ रहे होते हो। और जब मेरे स्टार्टिंग के अटैम्प्ट्स थे तो उस अटैम्प्ट में भी मेरे को काफ़ी आगे तक मैं पहुंच गया था। प्रीलिम मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, मेंस भी काफ़ी क्लोज था। तो मुझे वो मोटिवेशन आई कि हाँ मैं ये कुछ इस चीज़ इम्प्रूवमेंट में हूँ और इस प्रोसेस में मैं ठीक अलाइंड हूँ। तो उस चीज़ ने हमेशा मेरे को बैक किया, और मैं हमेशा मेरे को बिलीव रहा कि चीज़ें मेहनत करके बेटर करी जा सकती हैं, तो उस बेटर ऑफ द प्रोसेस में मैं लगा रहा। हाँ राइट सर। तो सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कौन सी एग्ज़ाम कब दी, उसका क्या रिजल्ट रहा इस तरीके से। जैसे यूपीएससी की अगर बात करूं तो पहली अटेम्प्ट में मेंस में आउट हुआ था, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव 3 प्रीलिम नहीं हुए थे। तो उसके बाद मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया था जिसमें मैंने अपना प्रीलिम से रिलेटेड और थोड़ा मेन से रिलेटेड देखा कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं। वो सबसे क्रिटिकल था कि आइडेंटिफाई करूं किन एरियाज़ में मेरे को कमी लग रही है। तो उसके बाद मेरे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। एक बार मेंस थोड़े नंबरों से फिर से रह गया था 5th अटेम्प्ट में, और लास्ट अटेम्प्ट में मेंस में मार्क्स अच्छे हैं बट इंटरव्यू मार्क्स कम होने के कारण मैं बाहर हो गया। और इसके अलावा मैंने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ाम था वो क्लियर किया था, उसमें भी इंटरव्यू ड्रॉप हुआ था 2018 में, थोड़े मार्क्स सही 6 to 8 नंबर्स से उसमें भी आउट हुआ था। उसके अलावा मैंने आई वेंट फॉर टीजीसी एंट्री इंडियन आर्मी, कुछ स्टेट अपनी JNK के स्टेट सर्विस भी दिए थे, उसमें भी मेंस 2 बार नहीं हो पाया था। तो जर्नी में तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही देता रहा एंड इम्प्रूव करता रहा एंड लगता रहा, ऑलवेज क्लोज रहा। तो हमेशा से वो रहता है ना कि थोड़े नंबरों से रह रहे हो तो आपको लगता है कि इस बार हो जाएगा, जस्ट ऑन द एज हूँ। तो वो चलो अभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपका लक फैक्टर आपके साथ नहीं रहा।
हाँ, लक भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी जिनके कारण हमेशा थोड़ा सा रह गया, तो उन कमियों को इम्प्रूव करने की ट्राई तो करी, बट कहीं ना कहीं तो चीज़ें रह गई, तो जो नहीं हो पाया ये रह गई। ओके, सो सर ये प्रिपरेशन जर्नी बहुत लंबी रही है आपकी कहीं ना कहीं। आपका जब रिजल्ट आया था इस बार, आपने जब देखा और फिर उसके बाद देन ट्वीट किया आपने, तो सर उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि सर कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब उस टाइम पे अपने आप को संभालने के लिए बहुत ही मोटिवेशन या फिर एक होता है ना बड़ा दिल की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा करेज की ज़रूरत। हाँ, उस वक्त तो हर वक्त हाँ पूरा लग रहा था कि इस बार हो जाएगा एंड मेक थ्रू हो जाएगा। जब नहीं आया तो थोड़ी देर तो नमनेस हो जाती है, नम हो गया। तो शाम तक स्कोर कार्ड भी रिलीज़ हो गया तो पता लग गया था कि इट्स डिफ़िकल्ट, कि अब नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो हर एक इंसान डिसअपॉइंट होता है, थोड़ा बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ऐसा था कि मैंने जब प्रोसेस में अपना 100% दिया था तो आई वॉज लाइक सेटिस्फाइड विद द थिंग कि मैंने अपनी तरफ से कर दिया। ऊपर वाले की या जिस भी कारण मैं नहीं हो पाया हूँ, तो अब मुझे आगे बढ़ना है इससे। इसमें लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। एग्जामिनेशन था, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये मैं नहीं हो पाया हूँ। तो शाम को आई वॉज लाइक कि थिंकिंग ऑफ द प्लान्स कि अब क्या करना है, अब क्या क्या प्लान्स अवेलेबल हैं। तो उनको सोच के मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि नाउ दिस थिंग हैज़ एंडेड, लेट्स हैव बिगिनिंग न्यू, एंड उसको एक पॉजिटिव अप्रोच से अगले दिन को अप्रोच किया। तो वही शायद से वो अप्रोच ही इतनी वायरल हो गई एंड लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, एंड मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। और उनका आई जस्ट रिस्पॉन्ड कि वो भी मोटिवेटेड रहें, फेलियर्स आएंगे एंड यू हैव टू ओवरकम देम। ओके, सो सर आपको क्या लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, जो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, देन जो लास्ट अटैम्प्ट था, उसमें आपका कितना चेंजेस आया प्रिपरेशन में? काफ़ी चीज़ों पे होता है कि गलतियाँ होती हैं हर एक इंसान से, तो गलतियाँ थी। जैसे हम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले थोड़ा इग्नोर करते रहे, उनको थोड़ा कम देखते थे, पढ़ते रहते थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ना एक की रहता है। देन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। अगर NCERTs हैं या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको हमेशा फोकस में रखना है। एंड फिर अगर मेंस की बात करूँ तो आंसर राइटिंग क्रूशल रहता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इवेल्युएट करवाने, आपको लग रहा है आप बेस्ट लिख रहे हो, बट क्या पता आप नहीं अच्छा लिख पा रहे, तो आप किसी अच्छे मेंटर से, अच्छे किसी टीचर से उसको इवेल्युएट करवाओ। जैसे अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करूँगा तो सुधीर सर से मैंने अपने आंसर्स को इवेल्युएट करवाया था, तो वहाँ पे मुझे कमियाँ पता लगी और उन कमियों को मैंने इम्प्रूव करने की ट्राई करी, अप्रोच मिली। फिर एस्से में मेरे मार्क्स कम आए थे 2020 में, तो एस्से मैंने प्रवीण सर से अपने इवेल्युएट करवाए, कॉन्स्टेंटली लिखा। तो प्रोसेस में जब आपको कमियाँ लग रही हैं तो प्रोसेस में उन कमियों को दूर करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। बाकी अगर प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहे हो तो वो गलत है, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ओके, सो मार्क्स क्या है सर आपके, कितना वेरिएशन रहा है? जैसे कि आप एंथ्रोपोलॉजी में आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं 307 आपने जो बताए, और मुझे नहीं लगता अभी किसी और टॉपर के होंगे। अप्रोच हमेशा ये रही कि एंथ्रोपोलॉजी में जैसे पिछली बार से मेरे 55 अराउंड मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसमें मैंने पेपर 1 में मेरे कम थे, 120 के अराउंड थे, एंड उसमें मुझे पता लग गया कि इस पेपर में इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अब उसमें एरियाज़ आइडेंटिफाई किए कि किन किन क्वेश्चंस में इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है और किन एरियाज़ को अच्छे तरीके से करा जा सकता है। उनमें अब कुछ कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव करना या कुछ करंट डालना या कुछ कंसेप्ट्स को सीखना। अब सर ने मेरे को कुछ कंसेप्ट्स मेरे जो वीक थे उनको स्ट्रेंथन करा, तो वहाँ से उसमें इम्प्रूवमेंट आई। बाकी आंसर राइटिंग करी, सर को आंसर राइटिंग्स रेगुलर इंटरवल पे चेक कराया, एंड और एक पॉजिटिव अप्रोच से पेपर की तरफ जाना कि येस आई हैव डन, और अपने आप को बैक करना बड़ा ज़रूरी रहता है। तो वो सब चीज़ें ट्राई करी थी। ओके, बाकी और सब्जेक्ट में कौन से में ज़्यादा हैं आपके? जैसे GS में हो सकते हैं, एथिक्स ऐसे? मेरे इस बार GS 2 में ठीक स्कोर आया, 110 आया, एंड बाकी GS में मेरा थोड़ा सा लास्ट टाइम के अराउंड ही रहा है। ओवरऑल GS में थोड़ा सा कम हुआ है कुछ पेपर्स में। एसए में और ऑप्शनल में मैंने राइज करा है। ऑप्शनल में मेरा 55 मार्क्स का राइज है और एसए में मेरा 25 मार्क्स का राइज है। तो ओवरऑल मेरा लास्ट मेन से 83-84 मार्क्स का राइज हुआ था, और वो कुछ एरियाज़ पे वर्क करा तो हो पाया था, एंड उनको आइडेंटिफाई करके किया था। बाकी कुछ कमियां तो रह गई जिनके कारण बाहर ही रह गए, तो नहीं हो पाया पूरा क्लियर। राइट सर, से बात की जाए जैसे UPSC जर्नी काफ़ी लंबी है सर, है ना, और आपने कोचिंग की या फिर सेल्फ स्टडी की, कैसे किया सर? कोचिंग तो मैंने भी ली थी, तो वो आपको एक डायरेक्शन सा बता देते हैं कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। बट मैं ये बोलूँगा कोचिंग इज़ जस्ट लाइक कि आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो और उसकी फाउंडेशन बना रहे हो। अब बिल्डिंग ऊपर उसमें सरिया क्या डलेगा, उसमें कितने फ्लोर डलेंगे, उसमें कैसी मार्बल डलेगा, कैसी उसकी कलरिंग होएगी, वो सब इंसान पे है। वो आप इंसान पे है और उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं,
उन सब पे है और उसकी अपनी विल पे है। तो ये कोचिंग का रोल इतना रहता है और बाकी इंसान का अपना एफर्ट रहता है। राइट सर। सो प्रिपरेशन के दौरान जैसे आपने कमियां बताई हैं सर, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग से कि वो असफलता का सामना ना करें और जल्दी अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएं। उसके लिए यही है कि आप ऑप्टिमाइज़ करो कि एरियाज़ कौन से जैसे प्रीलिम्स हैं, कुछ लोग मेन पे फोकस करते रहेंगे, प्रीलिम पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम पहली स्टेज है, अगर प्रीलिम पास होगी तो मेंस लिखोगे। तो प्रीलिम में जो रिक्वायर्ड है, जो कुछ बुक्स पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच अच्छी करनी है तो वो तो करनी ही पड़ेगी। फिर मेंस की स्टेज आती है, मेंस में वहाँ पे वो आंसर राइटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 15 नंबर का, 20 नंबर का, 10 नंबर का, तो हर एक में एक डिफरेंट अप्रोच है। तो उसको अप्रोच को समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा जैसे सब बोलते हैं। और उसके बाद जब इंटरव्यू की स्टेज आती है तो वो एक पर्सनालिटी है एंड उसका भी जो प्रोसेस होते हैं वो ओवरऑल ग्रो हो रही होती है एंड उस पर भी फोकस करके क्योंकि वो भी बहुत क्रूशियल है तो उस पर भी काम करना पड़ता है। ओके, सो सर उस टाइम के बारे में बताइए जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता था या फिर आपने कहा कोई रिजल्ट नहीं हुआ, प्रीलिम्स तो आपका हर बार हुआ आपने जैसे कि बताया, फिर मेंस नहीं हुआ, तो सर उस टाइम पे कैसे मोटिवेट करते थे, देन दोबारा से स्टडी में बैक करते थे? हाँ, थोड़ा टाइम तो इंसान को लगता है, हर एक इंसान को लगता है कि अब क्या किया जाए कि, तो सबसे क्रूशियल ये रहता है अगर आपको लग रहा है कि मेरे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी, अगर आपको फैमिली सपोर्ट है, आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट है, वो बड़ा क्रूशियल रहता है। फिर आपको इंटरनल विल होनी चाहिए। अगर किसी को इंटरनली लग रहा है कि नो इट्स इनफ, मैंने इस प्रोसेस को दे दिया, देर आर मैनी अदर थिंग्स टू डू, मैं कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूँ या मैं कोई थिंक टैंक में जाना चाहता हूँ या मैं कोई लॉ करना चाहता हूँ या मैं किसी और वे में NGOs में या किसी भी तरीके से या कोई और सर्विस में जाके बैंकिंग में किसी में भी जाके करना चाहता हूँ, तो वो रहता है। बट आपकी इंटरनल विल इफ़ इट्स अलाइंड तो आप करिए। अगर आपको किसी और में अच्छा दिखता है, आपको लगता है मैं उसमें एक्सेल कर सकता हूँ, तो उसमें करना चाहिए। राइट सर। सो अराउंड कितने घंटे आप डेली पढ़ने का ट्राई करते थे सर? इफ़ेक्टिवली बोलूँगा तो मैं अराउंड 8 आवर्स के अराउंड ट्राई करता था कि 8 से 9 घंटे इफेक्टिव हो। दो अगर आप 10 घंटे भी बैठे हो और उसमें 2 घंटे आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप कुछ और सोच रहे हो, तो वो नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा इफेक्टिवली 8 घंटे बैठता था। बाकी इसके अलावा मैं ये भी बोलूँगा कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि आपको इस प्रोसेस में फ़िज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको अपना फिज़िकली भी वर्कआउट करना चाहिए एंड मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है कि क्योंकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो और आप डिप्रेस्ड हो तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, वो तो आप सर्विस भी नहीं अच्छे तरीके से कर पाओगे। राइट सर। सो सर जब रिजल्ट आया उसके बाद नॉर्मली जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में ही लोग कहने लग जाते हैं भाई UPSC तेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो। देन सर अभी आपका नहीं हुआ, तो इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे हो सर? जो कुछ लोग ऑब्वियसली बात है डेफिनेटली, हालांकि अभी आपको लोग देख रहे हैं कि मोटिवेशन की तरह देख रहे हैं कि हाँ एक बंदा है वो लगा रहा कंटिन्यूटी के साथ कि हाँ असफलताएँ मिली, देन वो अभी भी सोच रहा है कि कुछ ना कुछ करेगा, बट फिर भी सर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो उनको कैसे टैकल कर रहे हो सर? एग्जैक्टली आपको ओपिनियंस तो मिलेंगे, अगर पॉजिटिव मिलेंगे तो नेगेटिव भी मिलते हैं। तो नेगेटिव ओपिनियंस को ये है कि अगर आप उसको अपने अंदर डाल रहे हो तो वो नेगेटिव है। अगर आप उसको सुन रहे हो, आप उसको रियलाइज़ कर रहे हो और आपको अपना पता है तो वो अलग चीज़ होती है। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो मैंने अपने मेंस के एक आंसर में भी लिखी थी। बुद्धा जी की एग्जांपल मानी जाती है कि बुद्धा जी खड़े होते हैं, उनको एक इंसान बहुत ही गलत लैंग्वेज में चीज़ें बोलता है, उनको डिमीन करता है या उनको चीज़ें बोलता है कि आप ऐसे हो वैसे हो ऐसे हो, एंड दे रिमेन स्टेबल। वो उसका रीज़न ये था, उन्होंने उस चीज़ों को ऑब्जॉर्व नहीं करा, उनके इंटरनली दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि उन एक्सटर्नल फोर्सेस से उनको अफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर आप इंटरनल बिलीफ, इंटरनल आपका कॉन्फिडेंस, इंटरनली आपकी विल अगर अलाइंड है तो आप आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ टाइम यू वेंट फॉर थिंग्स और हर चीज़ नहीं होती रही। 100 फेलियर्स के बाद एक तो सक्सेस आएगी आपकी भी। तो मेरा तो यही बिलीफ है, एंड दिस थिंग्स केप्ट मी गोइंग। राइट सर। सो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर? डेफिनेटली सभी ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो अब, और नॉर्मली इतना टाइम देने के बाद, और जो एक मेच्योरिटी मतलब कहा जाता है कि 20 से 30 साल की एज में इंसान या तो बन जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, और यही एज बहुत प्रोडक्टिव एज मानी जाती है नॉर्मली सर। एग्जैक्टली। तो इसमें अब ये है कि दो मेरे पास सक्सेस नहीं है, बट चीज़ें की नॉलेज, चीज़ों के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग तो इस प्रोसेस में हुई है। राइट। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप UPSC में सेलेक्ट भी नहीं होंगे तो एक
अच्छे इंसान बन जाएंगे डेफिनेटली, फिर कहीं भी आप अच्छे से सर्व कर पाएँ। हाँ, तो वो चीज़ें तो आपके साथ हमेशा रहेंगी, चाहे आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। उनको यूज़ करके अब एरिनाज आपको देख रहा हूँ मैं, जैसे रिसर्च में जाना है, किसी थिंक टैंक में जाना है, कोई आगे मास्टर्स करनी है, पब्लिक पॉलिसी करनी है, या कॉर्पोरेट वाली साइड जाना है, या आप कह सकते हैं कि एक टीचिंग लाइन भी होती है उस साइड जाना है, या स्टेट सर्विसेज के लिए ट्राई करनी है। तो ये डिफरेंट एरिनाज तो हमेशा दिमाग में हैं और इनका प्लस माइनस चल रहा होता है। बट मेरा बाकियों को भी एडवाइस रहेगा, और मैं अपने साथ भी ये कर रहा हूँ कि कुछ एक पाथ चूज़ करने से पहले उसका डिसीजन रैशनैलिटी पे होना चाहिए और बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, और उसको थोड़ा टाइम दे के लेना चाहिए। तो आई एम जस्ट टेकिंग दैट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। कहीं जोश में मैंने कुछ कहने कर लिया, देन उसमें चले गए और बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली और अब मैं फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही जो चीज़ें हैं यही दिमाग में चल रही हैं। तो अब देखते हैं आगे। ओके, सो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे सर स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट फ्यूचर एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि आप में इफ़ यू वांट टू डू इट, अगर आप करना चाहते हैं आप बिल्कुल आइए, प्रिपेयर करिए। किसी की भी नेगेटिव एग्जांपल या किसी की पॉजिटिव एग्जांपल देख के मत करिए। सिलेक्शन की एग्जांपल्स भी हैं, सिलेक्शन ना होने की एग्जांपल्स भी हैं। तो ये आप में आप किस टाइप की एग्जांपल्स को लेते हैं और आपका अपना बिलीव कैसा रहता है। और इंटरनली स्ट्रांग होके इस प्रोसेस में आइए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख के या किसी छोटी सी चीज़ के कारण आप इस प्रोसेस में आ रहे हैं एंड अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, अपना इमोशंस ख़राब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम और एनर्जी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको देख के प्रोसेस में जब आ रहे हो तो प्रोसेस को एंजॉय करना, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक प्रोसेस, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे लाइफ में पूरी में। तो आप उस चीज़ को एंजॉय करके ही आगे बढ़ें, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। हम आशा करते हैं सर अब आप जो भी करें उसमें अच्छे से सक्सेस हों। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आई होप आप इंस्पायर हुए होंगे ज़रूर, सर ने अपनी जर्नी को क्योंकि डिटेल में शेयर किया। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।